शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया ताल ठोके का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और ताल ठोक के आज ये बजट एडिशन हम शुरुआत से कह रहे हैं बजट वैक्सीन। देखिए देश जो है 2 वैक्सीन कोरोना की ढूंढ चुका है, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए, लेकिन देश की सेहत के लिए भी तो बजट की वैक्सीन आज आनी थी। अब वो वैक्सीन कैसी रही कैसे नहीं रही, मिडिल क्लास कितना खुश या मिडिल क्लास खाली हाथ, मिडिल क्लास फॉर ग्रांटेड है क्या, ये सवाल तो बनता है। कुछ नहीं, ठन गोपाल लग रहा था टैक्स में छूट मिल जाएगी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन रिफॉर्मिस्ट बजट है, पॉपुलिस्ट तो हालांकि नहीं कहा जा सकता, ये रिफॉर्मिस्ट है, बोल्ड बजट है, सुधारों वाला बजट है और इससे देश की आर्थिक सेहत, इस वैक्सीन से देश की आर्थिक सेहत कितनी बेहतर होगी आपको बताएंगे अगले 40 मिनट में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ कर रहे हैं। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। नाक बंद, छींके, साइनस कंजेशन के लिए वैक्सन्स होम्योपैथी की एलर 8+ अपनाएं। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब्ड TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील, इंडिया के बड़े भैया, इसीलिए .in। सर्च अग्रवाल पैकर्स.in, द ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। ट्रू पावर अर्थिंग्स एवं वायर एंड केबल्स। फॉर मोर डिटेल लॉग इन www.truepower.co.in। सुरक्षा का पक्का वादा। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, डिजाइन फॉर परफेक्शन। सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। ओकिनावा, देश का इलेक्ट्रिक स्कूटर, देश का विश्वास। ओकिनावा और मेघदूत सतरीठा शैम्पू, रीठा आंवला शिकाकाई से निर्मित आयुर्वेदिक मेघदूत सतरीठा शैम्पू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री को दी बधाई। कहा आम आदमी पर नहीं बढ़ा बोझ, बजट के दिल में गांव और किसान। इस बजट के दिल में गांव है हमारे। विपक्ष ने बजट को बताया मायूस करने वाला। कहा किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं। नितिन गडकरी बोले नए ऐलानों से तेजी से होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। तो किसान का कुछ नहीं किया और अब किसान यहाँ बैठा हुआ है। पेट्रोल डीजल पर लगाया गया एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस। वित्त मंत्री ने कहा आम आदमी पर नहीं पड़ेगा असर। एंड कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा और एडिशनल बोझ ना पड़े। बजट से उम्मीद लगाए बैठे नौकरी पेशा लोगों को किसी तरह की राहत नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 2022 तक जारी रहेगी होम लोन पर छूट। मोबाइल चार्जर समेत दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें महंगी। ऑटो पार्ट्स के भी देने होंगे ज्यादा दाम। सिंथेटिक कपड़े, पेंट, लेदर हुआ सस्ता। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को 250 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। Budget for the year 2021-2022. आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। मुझे उम्मीद थी कि हमें जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ एडिशनल स्लैब वाइज उसका अमाउंट बढ़ेगा, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। मोबाइल तो आजकल हर एक की रिक्वायरमेंट है, वो महंगे कर दिए इन्होंने। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। हमेशा से रहा है कि बजट क्षेत्रों में लागू करने का है। कोविड काल के बाद में लोगों की इनकम जो है वो इम्पैक्ट हुई है काफ़ी। तो उसके बाद में अगर टैक्सेशन में थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है तो लोग थोड़ा सा और अच्छा फील करते हैं। बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। GST पर कहीं उन्होंने कट नहीं किया। सेस जो ऐड किया वो कम ही स्तर पर ऐड किया है, जिससे एंड कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा और एडिशनल बोझ ना पड़े।
मतलब मिडिल क्लास की किस्मत में रोना है, मिडिल क्लास फॉर ग्रांटेड है, सारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का बोझ है वो बेचारे मिडिल क्लास के कंधों पर ही है क्या? मतलब देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को आगे लेकर जाना है, आर्थिक प्रगति करानी है, लेकिन ये सब कुछ मिडिल क्लास के कंधों पर ही होगा क्या? ये पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने का बोझ सारा मिडिल क्लास के कंधों पर है। सोचिए ना, इंतजार हो रहा था, कोरोना काल, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, नौकरियां जा रही हैं, जो बची कुछ नौकरियां हैं, कम पैसा है, सारी चीजें हैं। उम्मीद थी कि मिडिल क्लास जो है उसको शायद थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। हो सकता है भाई, उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद टैक्स स्लैब में थोड़ा सा बदलाव हो जाए, अब यही उम्मीद थी भाई। लेकिन जिस तरह का बजट आया वो तो मिडिल क्लास के लिहाज से कम से कम कह सकते हैं नाउमीदी भरा रहा। मतलब आप सोचिए ना, इसमें हेल्थ सेक्टर की बल्ले बल्ले, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बल्ले बल्ले, हर लिहाज से जो है सरकार ने रिफॉर्मिस्ट और बोल्ड बजट पेश करने की कोशिश की है, इतना कहा जा सकता है। ये बोल्ड बजट है, लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिला? मिडिल क्लास का हाथ क्यों खाली? आप जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ, आप सोचिए ना, पूरा बजट हो गया, 2 घंटे की स्पीच हमने भी सुनी, आपको क्या मिला? आपके हाथ में क्या आया? क्या कोई इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव, या 80C 1.5 लाख इंटरेस्ट 2 लाख, किसी तरह का कोई बदलाव कुछ आपके हाथ में आया क्या इनकम टैक्स के लिहाज से, या कुछ और भी लिहाज से सोचिए? बल्कि महंगाई जो है, जो चीजें महंगी हो गई है उसमें तो मोबाइल चार्जर, ऑटो पार्ट, सिल्क के उत्पाद, तांबा, लेदर, जूते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। सोचिए वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सबसे ज्यादा डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, लैपटॉप से लेकर सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे हो गए। भाई मिडिल क्लास को क्या मिला? मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, जिन्होंने बजट से पहले भी किसान विरोधी बता दिया था, वही बयान बजट के बाद भी दे दिया, सेम टू सेम। स्वागत है अनुराग भदौरिया आपका भी। किशमीर चौधरी, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष, आपको नजर आ रहे हैं। अब्दुल रजा खान जो हैं वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर कौशल कांत हैं, और मट्टू साहब भी हैं जो कि आरबीआई के फॉर्मर जीएम हैं, विशेष तौर पर आज हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपका भी, आपकी तो बल्ले बल्ले, हेल्थ सेक्टर 137% की ग्रांट जो है। बहरहाल गौरव भाटिया, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। इस सारा बोझ आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर भारत बनाने का मिडिल क्लास के कंधों पर है। आज देश जो है वेलकम कर रहा है ऐसे सर्व समावेशी बजट को, और क्योंकि आपने, मैं बाकी बिंदुओं पे भी कुछ चीजें कहना चाहता हूं, वो कह लूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले, कोविड की महामारी में सबसे मजबूती से अगर विश्व में कोई देश लड़ा तो भारत लड़ा, और इसीलिए हेल्थ का जो बजट है वो 137% बढ़ा दिया गया है, 2,23,846 करोड़, जो पहले इससे काफी कम था। दूसरी बात, हर गरीब के लिए घर में पेयजल हो, 2,86,00,000 घरों तक पानी पहुंचे, और हर गरीब का एक सपना भी होता है कि उनका अपना घर हो, तो अंत्योदय की सोच को आगे बढ़ाते हुए ये भी इसमें कहा गया है। तीसरी बात, महिलाओं का ध्यान रखा गया है। उज्ज्वला में 8 करोड़ महिलाओं को गैस का सिलेंडर मिला है, ये 1 करोड़ बढ़ा दिया गया है। आपने मिडिल क्लास की बात करी, तो अब मैं मिडिल क्लास पे आता हूं। याद करिए अमन जी, पिछले साल बहुत बड़ी एक रियायत दी गई थी मिडिल क्लास को, और जो टैक्स की कैटेगरीज होती हैं उसको ऐसे बदला था कि जो मिडिल वर्ग है उसको राहत मिले। इसके साथ इस साल क्या किया गया है, जो टैक्स देना होता है अफोर्डेबल हाउसिंग लोन में, उसमें भी एक छूट जारी रहेगी कोविड को देखते हुए। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको अगर 75 वर्ष के ऊपर हैं तो टैक्स, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने हैं। और एक बात मैं कहूंगा, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है, किसानों के लिए भी जो क्रेडिट लाइन है वो 16.5 लाख करोड़ जो करी गई है, उससे भी लाभ मिलेगा। तो ये दिखाता है कि ये सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ रखा गया है, और इसीलिए जब नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो इसका असर हमारी इकोनॉमी में आएगा। और एक बड़ी बात जो आई है, जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चा सरकार को करना है, उसमें करीब 34.5% की बढ़ोतरी की गई है। मतलब 5,54,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। ये भी इसलिए किया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था में और तेजी आए। और एक सुखद बात जो अभी आई थी, IMF ने कहा है कि पूरे विश्व में आगे चल के हमारी इकोनॉमी 11.5% की दर से बढ़ेगी। ये चीन से भी ज्यादा है, बाकी बड़ी इकोनॉमी से भी ज्यादा है, जो अपने आप में दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत। गौरव, एक काम करते हैं, फ्लोर आपका है, मैं आपको नहीं टोकूंगा।
जितने भी लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं, जो मिडिल क्लास जो लोग देख रहे हैं, उनको आप 1, 2, 3, 4 करके अगर कुछ फायदे गिना पाए गौरव मिडिल क्लास को। मैं गिनवा रहा हूं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि पिछले बजट में एक बहुत ऐतिहासिक बदलाव करते हुए जो टैक्स कैटेगरी थी उनको बदला गया था, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिली थी, वो आज भी बरकरार है। और जब कोविड के महामारी में रेवेन्यू जनरेशन एक परेशानी का सबब हो जाता है, तो कई लोगों को ये लग रहा था कि शायद टैक्स स्लैब बढ़ा दी जाए, वो नहीं किया गया। दूसरी बात, 2 फायदे मैं इस बजट के भी बता रहा हूं, जो भी दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन लिया है, मैंने जैसा पहले भी कहा था, तो टैक्स आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है गौरव, बस दूसरी बात, चीजें बरकरार हैं, बोझ नहीं डाला गया, इतना ही बहुत है ना? अमन जी, बिल्कुल बहुत है। उसकी वजह क्या है, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब कोविड की महामारी आई तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जो जहां से रुपया आता है सरकार के पास, उसमें कमी आई, कटौती हुई, ये सब जानते हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाते हुए और बाकी जो हमारी प्राथमिकता है भाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनका मैंने जिक्र किया, सारी चीजें हैं गौरव, बहुत अच्छी चीज है। मैंने बोला ये बोल्ड बजट है, मैंने बोला रिफॉर्मिस्ट बजट है, मैंने बोला ये कोरोना काल का सबसे चुनौतीपूर्ण बजट है। मैं कह रहा हूं कि हेल्थ सेक्टर में 138% ज्यादा जो एलोकेशन है वो हेल्थ सेक्टर में, मतलब 2,38,000 करोड़, ये क्रांतिकारी है। मैं बोल रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर में शानदार आप लोगों ने, बहुत शानदार, मैं सारी चीजें कह रहा हूं। लेकिन राशनिंग जो कह लीजिए या थोड़ी बहुत जो है जेब में कटौती, सिर्फ मिडिल क्लास से ही है। सारा सबको दे दीजिए, मिडिल क्लास बेचारा जो है ना, वो उसके कंधों पर है ये देश को आत्मनिर्भर बनाने का। आप सब अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को उससे कोई एतराज नहीं है, बस मेरा जो सवाल था वही था, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास की जब बात आती है, आप कहते थे थोड़ी सिचुएशन टाइट चल रही है, समझो अमन जी, अभी जेब में पैसा नहीं। अमन जी, एक चीज और कहूं मैं, जी जी, देखिए, जब वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है, उसमें शायद मिडिल क्लास के लिए भी सोचा गया है। तो ऐसी कई सुविधा हैं, जैसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, 60 टेक्सटाइल पार्क मिडिल क्लास के लिए है क्या? सबके लिए है ना, मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास है। चलिए ठीक है, कोई नहीं बात है, मैं समझता हूं, मैं मजबूरी समझता हूं। देखिए, जब फिस्कल डेफिसिट जो है राजकोषीय, नहीं आपकी नहीं, देश की जो आर्थिक स्थिति है, अगर फिस्कल डेफिसिट 9% को पार कर गया, राजकोषीय घाटा टारगेट 6.5 है, तो आप समझिए, ये लोगों को भी समझने की जरूरत है कि सरकार की माली हालत जो है ना, आर्थिक से, जेब में पैसा नहीं है सरकार के। सरकार अगर 35 लाख करोड़ का बजट दे रही है, 35 लाख करोड़ का, 4 लाख करोड़ पिछली बार से ज्यादा, तो 12 लाख करोड़ मार्केट से बोरो किया जाएगा। सरकार के पास क्या वाकई पैसा नहीं है? अनुराग भदौरिया, एक कमेंट आपका, उसके बाद मैं यहां पर आऊंगा। अनुराग भदौरिया, किसान विरोधी आप लोग पहले तय कर लेते हैं ना कि बजट के बाद क्या बोलना है? देखिए, पहले तरीके साफ बात है, क्योंकि ये कुछ खास लोग, आम लोगों का बजट नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए बजट बनाया गया है। जिस तरह से बजट में आपने देखा कि कहीं भी पूरे बजट में आम आदमी की चर्चा भी नहीं है, उनके बारे में बात ही नहीं की गई है। जहां भी बात की गई है कि चुनाव को देखते हुए, जहां चुनाव है वहां पे ध्यान रखा गया है, देश की इकोनॉमी को नहीं ध्यान रखा गया है। हमें देश की इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं सरकार को। उसका डिफिसिट 6.8% हो गया, बजट में खुद कह रहे हैं, और स्टेट का करीब डिफिसिट 4% है। दोनों को मिला दीजिए तो करीब 11% आपका डिफिसिट आता है। और अरुण कुमार, एक अर्थशास्त्री, कह रहे हैं कि 15% तक चला जाएगा डिफिसिट। ये हमारी जो जीडीपी है उसका 15% होगा, सोचिए आप। और आपने पहले से ही कितना लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से 10 लाख पहले लिया, पीएसयू को आप लगातार बेचते चले जा रहे हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट पे आपने जोर दे दिया। इसके मतलब डिसइन्वेस्टमेंट तो वेलकम हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप बेच रहे हो। इसके मतलब क्योंकि आप वहां से लोगों का रोजगार तो छीन ही रहे हो, प्लस जो पीएसयू जिसको इतनी मेहनत से बनाया गया था, जिसको सरकार ने बनाई थी पिछली सरकारों ने, और सालों से जो बना हुआ था, उसको प्राइवेट के हाथों में दे रहे हो। और प्राइवेट जब अपने हाथों में लेता है तो आप जानते हो किस तरह का कितना एम्प्लॉयमेंट का नुकसान करता है, कैसे लोगों को क्या करता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। एक बात, दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि ये जो इस तरह का बजट इन्होंने ये जो लेके आए हैं, बजट में अगर आप देखोगे तो इन्होंने बजट में हमारे देश के किसी भी, कहीं भी आप देखो, यूथ के बारे में बात नहीं हुई है।
कहीं यूथ के बारे में बात हुई तो बता दीजिए। कहीं यहाँ पे हमारे देश की हमें यहाँ देश का पर्यटन कैसे बढ़ेगा उसके बारे में कहीं बात हुई है तो बता दो। कैसे हम नई इंडस्ट्री को जबकि ये कह रहे थे कि हम इस बार आत्मनिर्भर की बात करेंगे, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से और आपके माध्यम से पूछ लूंगा कि जब वो अपना बजट पढ़ रही थी वो कौन सा आत्मनिर्भर था, कि कौन सा टैप लेके पढ़ रही थी, किस कंपनी का टैप था, उसका नाम बता देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पता चल जाएगा कि वो आत्मनिर्भर कितना है, उसी से पता चल जाएगा। और जो आप पकोड़े बेच के भी रोजगार देने की बात करते थे, तो आप तो खाद्य तेल का तेल का दाम भी बढ़ा दे रहे हो, उसका दाम भी बढ़ा दे रहे हो। सोचो आप, जब आप खाद्य तेल का ही दाम बढ़ा दोगे तो पकोड़े भी बेचारे नहीं लगा पाएंगे। तो आप बताइए, आप 12 करोड़ रोजगार चला गया कोरोना काल में, 12 करोड़ रोजगार की देने की व्यवस्था कहीं आपने की, या जो कोरोना काल से लोगों का रोजगार गया, छिना है, परेशान है, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घरों में बैठे, आर्थिक स्थिति की कमजोर है, उसके बारे में आपने क्या किया? आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, इसके मतलब ये तो वेलकम हो ही नहीं सकता ना। आप जब प्राइवेट के हाथों बेचोगे तो प्राइवेट कंपनी अपना फायदा सोचेगी, जनता का फायदा थोड़ी सोचेगी। अनुराग, जब आप इतना प्राइवेट का विरोध करते हैं तो सरकारी बसों का इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट बसों का इस्तेमाल किया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि निजीकरण का विरोध करना होगा, ऐसा नहीं होता ना भाई। आप चीजों को आगे बढ़ाते हैं, विनिवेश तो जरूरी है ना। अब जो खस्ता हालत है किसी कंपनी की, आपके घर में कोई चीज खराब हो जाती है, उसको किसी जाके बेच देते हैं ना, या उसको घिसते रहते हैं। बहरहाल चलिए ठीक है ना, मैं एक बार यहाँ पर आ जाता हूँ। अनुराग मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। सेक्टर हो सकता है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर की सारे सेक्टर को आप प्राइवेट के हाथ में दे दोगे। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों भाई? ये जो नैरेटिव है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए अनुराग। आकाश जिंदल, एक मिनट आकाश जिंदल, आज सुबह से ये नैरेटिव अब हो रहा है बजट के बाद, सेल इंडिया बजट है, देश बेच दिया, सब डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब ये क्या नैरेटिव क्या है? मैं जो है अपने अच्छे मित्र से इस बात पे सहमत नहीं हूं कि देश बेच दिया। मेरे हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया नैरेटिव है, ये ऑपोजिशन का नैरेटिव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस नैरेटिव के मैं टोटली अगेंस्ट हूं। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट डजंट हैव एनी बिजनेस टू बी इन बिजनेस। देखिए, ये दुनिया का दस्तूर है, प्राइवेटाइजेशन आ रही है, प्राइवेट सेक्टर का पैसा आ रहा है, जाहिर सी बात है सरकार के पास एक लिमिटेड फंड है, वो किस लिए लगना है? वेलफेयर के लिए, ग्रोथ के लिए। अमेरिकन कल्चर आज की तारीख में बिजनेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। सब जगह प्राइवेट सेक्टर आएगा, एफिशिएंसी आएगी, जॉब्स आएंगी, जॉब जनरेशन होगा, साथ ही साथ टैक्स जनरेशन होगा, तो डेफिसिट भी कम होगा। देखिए, आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि इतना डेफिसिट क्यों? देखिए, आज जो है देश बीमार था, एक तरीके से कोरोना की बीमारी हुई थी, तो बीमारी के समय घर का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है ताकि बीमारी से इंसान भला चंगा हो जाए, तो उसमें घर का जो पुराना पैसा होता है थोड़ा खर्च हो जाता है, डेफिसिट में चला जाता है। तो अब डेफिसिट को पूरा कैसे किया जाए? तो जो कंट्री के एसेट्स हैं, ये सारा खर्चा घर का कमाऊ पूत ही देगा। ये सारा मिडिल क्लास, भाई घर में अगर बुरे हालात आए हैं तो फिर ये सारा बोझ सिर्फ एक मिडिल क्लास पर ही है क्या? बहुत आपने बढ़िया बात कही। सबसे पहले तो कमाऊ पूत जो है प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है, मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। प्राइवेट सेक्टर को कमाऊ पूत के रूप में लाया जा रहा है कि वो कमाऊ पूत जो है घर का खर्चा पूरा करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा अमन जी, सारा बोझ हमारे मिडिल क्लास के नहीं, मिडिल क्लास के लिए काफी कुछ होगा। मिडिल क्लास के लिए जॉब जनरेशन होगा, NHAI के अंदर जो पैसा जा रहा है, मेट्रो के अंदर जो पैसा जा रहा है, रेल के अंदर जो पैसा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लिए। जी हाँ, इससे क्या होगा? मिडिल क्लास के लिए नहीं, इससे जॉब जनरेशन होगी। जॉब्स कौन करेगा? जॉब जाहिर सी बात है वो आदमी नहीं करेगा। मेरे जैसा आदमी जो 60-70 लाख की रिटर्न भरता है शायद जॉब नहीं करना चाहेगा। तो मिडिल क्लास के लिए जॉब जनरेशन हो जाएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। और जो मिडिल क्लास का भय था, कितने नंबर दे रहे हैं? 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? मैं 10 में से, क्योंकि एक बोल्ड बजट है, इनके पास बड़े कंस्ट्रेंट थे, तो आप हैरान जरूर होंगे, 8.5 नंबर दे रहा हूं। ये 1.5 क्यों काट रहे हैं? 10 में से 8.5 नंबर। आकाश जिंदल 1.5 नंबर क्यों काट लिए? 1.5 नंबर इसलिए काट लिया क्योंकि कुछ पब्लिक की परसेप्शन भी थी कि इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाए, ये रिलीफ मिल जाए, वो रिलीफ मिल जाए। वो रिलीफ नहीं मिल पाया। सरकार के पास उतना जो है, ठीक है, परसेप्शन का 1.5 नंबर काट लिया आपने, परसेप्शन का। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, आप तो 10 में से 11 देंगे। हेल्थ सेक्टर ऐसा नहीं है अमन जी। अच्छा, पहले तो इस बजट के पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, जो आपने एक इंटरव्यू किया था जिसमें भूतपूर्व उपराष्ट्रपति का आपने बजट बिगाड़ दिया था, तो उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। वो आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। अब हेल्थ सेक्टर पे हम आ जाते हैं। आप ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी बल्ले बल्ले हो गई। हेल्थ सेक्टर के ऊपर जिस तरह से जो लोअर क्लास, या ये कहें कि वो लोग जिनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला था, उसके अलावा जो अपर क्लास, मिडिल क्लास, जिसकी आप बात कर रहे हैं बार बार मिडिल क्लास, जो हेल्थ सेक्टर में बजट दिया गया है, उस बजट का फायदा ये होगा कि
जो मिडिल क्लास हाई पैसा पे करके, ज़्यादा पैसा पे करके अपना इलाज पाता था, चीज़ों को खरीदता था, चीज़ों को, तो इससे उसमें उसको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो मिडिल क्लास जो हेल्थ में खर्चा करता था, एक तो उसमें कमी आएगी क्योंकि ज़्यादा बेहतर पॉलिसी होंगी, ज़्यादा अच्छे हेल्थ रिफॉर्म होंगे। इसके अलावा मिडिल क्लास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेलिंग बाइंग करता है, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास करता है, अगर उसमें इन्फ्लेक्स आया है इकोनॉमी का, तो इसका मतलब वो चीज़ें शायद सस्ती होंगी, तो मिडिल क्लास को दूसरा फ़ायदा होगा। बात ये समझिए कि ये भारत सरकार है और हम जब अपने घर में होते हैं तो हमेशा अपने पापा से ये उम्मीद होती है कि ये दिल मांगे मोर, हम लोग हमेशा उम्मीद करते हैं कि हमें पापा ज़्यादा दे दें। लेकिन इस समय जब कोरोना क्राइसिस चल रही थी, एक्चुअली अगर आप अपने मन से पूछिए, दिल से पूछिए, तो जो मिडिल क्लास था और जो अपर क्लास था, वो सब ये डर रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा ऊपर टैक्स ना पड़े क्योंकि कोरोना की वजह से। तो ये बात सही है कि मिडिल क्लास को कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ा, पर अच्छा, एक्स्ट्रा छूट नहीं मिली। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि ज्यादा बोझ नहीं डाला, यही आसान मान लीजिए। जी हाँ, है ना, बिल्कुल सही। और इसके अलावा जब हेल्थ सेक्टर में इन्फ्लेक्स बढ़ेगा, एजुकेशन में इन्फ्लेक्स बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्फ्लेक्स बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली चीजें जो मिडिल क्लास ज्यादा खरीदता और बाई करता है, तो उसमें भी इकोनॉमी में शायद ईजीपन आएगा। मैं उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर एक देसी, एक कॉमन सिटीजन की तरह जो मैं समझ पा रहा हूं वो तो यही है। अच्छा, एक एक्सपर्ट है हमारे साथ जो कि AK मट्टू साहब है, जो कि RBI के फॉर्मर GM है। अब इनसे बेहतर तो कोई नहीं समझा पाएगा। मट्टू साहब, रिफॉर्मिस्ट बजट, बोल्ड बजट, या जो है नाउमीदी वाला बजट, जिस तरह से ऑपोजिशन कह रहा है कि देश को बेच दिया, सेल इंडिया, सेल इंडिया, इंडिया की सेल लगा दी, सरकार ने सेल लगा दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, कंपनियां बेच दी सारी। AK मट्टू साहब। थैंक यू जी। ऐसा है कि देखिए, जो जिस प्रकार से देश में पेंडेमिक के बाद के हालात थे, जिस प्रकार से पेंडेमिक ने देश में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, सारे वर्ल्ड ओवर ये जो है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है, हेल्थ पे तो पड़ा ही पड़ा है। पर आप देखिए, उसके बैकड्रॉप में सरकार ने जो ये बजट लाया है, मैं समझता हूँ हालात के मद्देनजर रखते हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फिलिप देने के लिए, दिस इज वन ऑफ द रिमार्केबल बजट्स। आई थिंक इंडिया, यस, वन ऑफ फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब जहां तक सेल इंडिया की बात हो रही है, उसमें मैं डायरेक्ट कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए अपोजिशन के अपने विचार जरूर होंगे, पर मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है और उसके साथ सप्लाई साइड मैनेजमेंट प्रॉपर होती है, तो क्वालिटी लाइफ आपकी अच्छी होती है, आपका क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, आपको क्वालिटी रोड्स मिलेंगे, आपको एयरक्राफ्ट मतलब ट्रैवल अच्छा होगा, आपके खर्चा कम होगा। देखिए, हम हर चीज को अपने डायरेक्ट से बेनिफिट से रिलेट करेंगे, तो ऐसे तो कभी भी कोई सभी सेक्टर को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक अनार और 100 बीमार, उसके तहत सबको तो नहीं कर सकते ना। देखिए, तो सरकार ने फिर भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से एक आइटम मैं और लेना बताना चाहूंगा। देखिए, जो GDP 9.5%, ये जो माइनस में है, फिस्कल डेफिसिट जो 9.5% है, और जो 12 लाख करोड़ की मार्केट बोरोइंग है, इसको ज्यादा वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ऐसा हो रहा है। और IMF ने ये बताया कि 19.5 ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल डेट कोरोना की वजह से अक्रॉस द कंट्रीज बढ़ा है। बोलना चाहिए मट्टू साहब कि ये ऐसा तीसरा बजट था जो इकोनॉमी मतलब एक तरीके से इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जो इस साल के पहली तिमाही में 24% के आसपास की GDP ग्रोथ रेट में गिरावट थी। मतलब उस लिहाज से भी अगर ये बजट है तो फाइनेंशियल क्रंच था, सरकार के पास पैसे नहीं थे। लेकिन ये बजट किसान विरोधी भी था क्या, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, बताने के लिए, क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस दौरान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं कृष्णवीर चौधरी साहब। चौधरी साहब, किसान विरोधी, ये बजट किसान विरोधी अखिलेश यादव कह रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी कह रही है, आप बोलिए। अमन, पहले कहा MSP खत्म कर देगी सरकार, बजट में MSP को पूरी तरह से प्रावधान किया गया है, पैसे की व्यवस्थाएं की गई हैं और खरीद को बढ़ाने की व्यवस्था की गई। दूसरा पॉइंट कहा, मंडी बंद कर देगी सरकार, 1000 नई मार्केटिंग की मंडियां देश में बनाने की व्यवस्था इस बजट में की गई है। तीसरी बात, नहीं वो तो कह रहे मंडियां खत्म हो जाएंगी, मैं कह रहा हूं उनका काम ही झूठ बोलना है। अगर झूठी बोलना जिम्मेदारी है तो उसमें मैं कोई जवाब क्या करूंगा। तीसरी बात आइए कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में भी
15 लाख करोड़ के ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ किया गया है। चौथा पॉइंट, बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा पद्धति के बजट लिए में है 5,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। आगे नहीं, ये सब बजट में है, बजट में है जो बात कर रहा हूं। 2,87,000 करोड़ रुपया पीने के पानी के लिए व्यवस्था की गई है। अरे पानी तो जीवन का रेखा है, उसके लिए किया गया है। ग्राउंड वाटर जिस तरीके से गहरा हो रहा है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट ये सारा अगर चीजें अगर ये बजट में हैं, जो मेरे हाथों में भी हैं, तो अनुराग भदौरिया अखिलेश यादव ने बजट सुना ही नहीं, फिर ऐसे ही बोल दिया किसान विरोधी। जैसे 50 आदमी लाल किले पे बताए राहुल गांधी। ये बजट पूरी की पूरी तरह किसान विरोधी, गरीब विरोधी और मिडिल क्लास विरोधी है। कुछ खास लोगों के लिए, खास व्यक्तियों के लिए बजट बनाए गए। आपने बजट सुना ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं है। अनुराग, नहीं जो मैंने पढ़ा, सुन तो लिए, मैं बता रहा हूँ पर बात करिए आप। अरे बात सुनिए ना, इससे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। कहिए कि नहीं है बजट में बात हो रही तो बात बोलने तो होगी ना। बजट एक मिनट मैं उनको बता देता हूं। मैं बोलता हूं जो आप अनुराग, आपने बजट सुना, बजट स्पीच सुनी आपने? क्या आपने बजट पढ़ा? किसानों के लिए क्या उसमें है? आपने कहा किसान विरोधी है, क्या क्या है बता दें अगर आप। अरे मैं बता रहा हूँ, जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं कि उसकी लागत का 1.5 गुना दिया जाएगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भले आदमी ये बता दीजिए 2014 से तो आप दोगुनी इनकम किसानों की करने वाले थे। 2014 से 2020 आ गया। अनुराग एक मिनट, अगर आपने बजट को सुना, अगर आपने बजट की कॉपी पढ़ी, तो अगर आप मुझे बता दें बजट कैसे किसान विरोधी है, पॉइंट वाइज 2 पॉइंट 3 पॉइंट बताइए क्या क्या है बजट में, किसानों के लिए क्या क्या है। सुन तो लीजिए, मैं अरे आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो मैं कैसे बोलूंगा। बोलिए अनुराग, बोलिए। 1.5 गुना एमएसपी हमने 1.5 गुना बढ़ा दी, यही तो कह रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा दी, किस पे आपने 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा दी? लागत पे। लागत पे आपको बार बार बोला जा रहा है कि लागत पे आप 2 गुना उनकी किसान के इनकम करने वाले थे। तो आप बताइए क्या सिंचाई की व्यवस्था किसानों की आपने क्या की? आप किसान रोड पे या धरना दे रहे हैं, बजट में किसानों के लिए क्या क्या है? अरे आप बात ही नहीं सुन। मैं कह रहा हूँ क्या दिया वो बता दो ना। आप बता देते हैं 10 पॉइंट, मतलब आपको नहीं पता, मतलब आपको नहीं पता, आपको नहीं पता ना बजट में किसानों के लिए क्या है, आपको नहीं पता। किसानों के लिए कुछ नहीं है बजट में। नहीं, इनाम के तहत कितनी मंडियों को खोला जाएगा जो बंद हो रही थी? इनाम के तहत कितनी और मंडियों को लिया जाएगा बताइए। ये आप कह रहे थे मंडियां खत्म हो रही हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, मंडी नहीं खोलने वाले, चुनावी एजेंडा से बजट बना के दे रहे हैं। इनाम के तहत 1000 और मंडियों को लिया जाएगा, 1000 और मंडियों को लिया जाएगा। आप कह रहे हैं मंडियां खत्म हो रही हैं। बजट में इसका प्रावधान किया गया है, इनाम के तहत 1000 और मंडियों को लिया जाएगा। सिर्फ ये कर देंगे। इनका पुराना बजट देख लो आप, 18-19 वाला बजट देख लीजिए। बजट में तो इन्होंने उसमें बोला था बजट में एक बजट पूरा हुआ क्या अब तक? एक भी हुआ पूरा क्या? अनुराग, ये सिर्फ बजट मंडी खोलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, सुनिए ना अनुराग, किसान का सम्मान कर नहीं सकते, किसान के एमएसपी देने को वादा पूरा ना हो तब बोलिएगा ना। कहाँ से खोल देंगे ये? वादा पूरा ना हो तब बोलिएगा, पहले दिन ही बोल रहे हैं। आपको पता है वादा खोलने वाले, मंडी नहीं खोलने वाले, कहाँ खोलेंगे, कैसे खोलेंगे मंडी? क्या झूठ मत बोलिए ना, क्या सिस्टम बनाया बजट में कुछ नहीं है, झूठ मत बोलिए ना। इसमें लिखा गया इनाम के तहत 1000 और मंडियों को लिया जाएगा, एमएसपी बढ़ाकर लागत का 1.5 गुना किया जाएगा, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जाएगा, 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ किया गया, कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ किया गया। अब मैं बोलूं जो इन्होंने अपने बजट में रखा है, ये लोक लुभावन है, जो लगातार 4-5 साल 7 सालों से यही बोलते चले आ रहे हैं। इनसे पूछो कि पिछले बजट में जो उन्होंने कृषि के लिए बोला था कि हमने कृषि को 12 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने व्यवस्था की थी, 12 लाख करोड़ का कहाँ है? गौरव जल्दी से आप बोलिए, मुझे ब्रेक लेना है। अनुराग पूरा ना होना तब बोलिए, आज आया नहीं बजट, सीधा कह दिया फेल। अरे रुकिए तो सही, चलिए गौरव बोलेंगे, मुझे ब्रेक लेना। गौरव, हाँ देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा रोजगार के अवसर कहाँ है, युवाओं की बात कहाँ है। तो इन्होंने बजट का जो भाषण था वो सुना होता काश। अच्छा, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद गौरव आके मैं आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, माफी के साथ गौरव, ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरू करूंगा, थोड़ी मजबूरी है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, थोड़ा सा। निकलना पड़ता है।
योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। इजी मॉल पे लगी है ग्रैंड रिपब्लिक सेल। डाउनलोड इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप और खरीदिए ब्लूटूथ नेक बैंड स्टार्टिंग 299, HTC ट्रिमर्स एट 399, वायरलेस स्पीकर स्टार्टिंग 299, हेडफोन स्टार्टिंग 499, पावर बैंक स्टार्टिंग 499, ईयरपॉड स्टार्टिंग 799, स्मार्ट वॉच स्टार्टिंग 1999 और भी बहुत कुछ एट अनबिलीवेबल प्राइस। सो डाउनलोड इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप नाउ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज़ पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज़ पर। इजी मॉल पे लगी है ग्रैंड रिपब्लिक सेल। डाउनलोड इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप और खरीदिए ब्लूटूथ नेक बैंड स्टार्टिंग 299, HTC ट्रिमर्स एट 399, हेडफोन स्टार्टिंग 499, ईयरपॉड स्टार्टिंग 799, स्मार्ट वॉच स्टार्टिंग 1999 और भी बहुत कुछ। सो डाउनलोड इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप नाउ। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर बड़ी खबरें। हमारे साथ प्रोफेसर जेडी अग्रवाल है। प्रोफेसर अग्रवाल, एक छोटा सा कमेंट मैं आपका ले रहा हूं। आपको क्या बजट जो है ये रिफॉर्मिस्ट रहा, पॉपुलिस्ट रहा, बोल्ड बजट रहा? चुनौतियों के बीच जो बजट पेश किया गया उससे आप कितने संतुष्ट हैं और 10 में से कितने नंबर? प्रोफेसर अग्रवाल, आप माइक ले लीजिए। मेरे विचार से ये एक बहुत अच्छा बजट है और जिस लैंग्वेज में, जिन शब्दों में इस बजट को प्रेजेंट किया गया है वो ऐसा लगता है जैसे कि एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट तैयार किया गया है। अगर हम देखें, इसमें ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स हैं जिससे देश का बहुत भला होगा, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इस बजट को इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बनाया गया है, बहुत सारा पैसा खर्च करने की कोशिश की गई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली अटैक नहीं किया गया। कोशिश की गई है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए जी। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की गई है कि जिन सेक्टर्स को ज़्यादा ज़रूरत थी उन सेक्टर्स को प्रोवाइड किया जाए कि किस तरीके से पैसा खर्च किया जाएगा। एक चीज़ देखने की आई है कि 2,23,000 करोड़ रुपए जो हेल्थ को दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, लेकिन इसके साथ साथ इसको ज़्यादा ठीक करने के लिए ज़रूरी था कि अगर PPP मॉडल अडॉप्ट किया जाता और उसमें सरकार और कॉमन मैन मिलकर के उस काम को, हेल्थ को आगे बढ़ाते। ठीक सर। क्योंकि एक हेल्थ ऐसा मुद्दा है कि जिससे कि देश के हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया जा सकता था।
पोस्ट कोविड तो सर ये हो गया हेल्थ इज ए न्यू पासपोर्ट, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में हेल्थ जो है तमाम सरकारों की टॉप लिस्ट में, मतलब अब तो ये कहा है कि नौकरी के लिए जाएंगे तो आपके रिज्यूमे में अब होगा कि हेल्थ वाइज आप कैसे हैं, और इस वजह से सरकार की भी प्रायोरिटी में हेल्थ जो है टॉप पर। अब्दुल रज़ाक खान मेरे साथ हैं। अब्दुल रज़ाक खान, मैं क्या सवाल आपसे पूछूं, आपकी तो डिफॉल्ट सेटिंग है नाराजगी की सरकार से, बजट तो खराब ही लगा होगा आपको, कुछ अच्छा लगा? कुछ अच्छा लगा, ये सवाल है मेरा। अमन जी देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में कोई नहीं बता रहा। इधर तरफ से बता रहा है कि इनकम टैक्स कुछ हुआ नहीं गया है, जितना इनकम टैक्स था उतने को ही रखा गया है। कहने के लिए तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े लंबी लंबी बातें करते हैं, कहते हैं कि 70 सालों से इस देश को लूटा गया। आप तो ना खाने देते हैं ना खुद खाते हैं, आपके यहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं है। फिर देश के एक एक करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, इसको बेचा जा रहा है। आज मैं बता दूं आपको, देखिए पिछली दफ़ा इन्होंने बहुत सारे जो बजट में वादे किए थे उसी को पूरे नहीं किए। डिफेंस बजट को पूरे का पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया गया। आज उठा करके फिर 7,000 करोड़ उसको बढ़ा के हमने डिफेंस बजट बढ़ा दिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा डालना है। पिछली दफ़ा इन्होंने जितना अनाउंसमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उतना पूरा तो यूज ही नहीं हुआ। पिछले 8 महीने से देश लॉकडाउन में रहा, कोई काम नहीं हुआ। फिर आज उठा करके बोल रहे हैं कि असम में हम इतने किलोमीटर सड़क बनाएंगे, वेस्ट बंगाल में इतने किलोमीटर सड़क बनाएंगे। ये सब चुनाव को दृष्टि में रख के बजट लाना, देश की जनता की आंखों में धूल झोंक देना। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की जब सत्ता चल रही थी, कुछ $68 की चीज कुछ अच्छी लगी हो ऐसा तो। एक मिनट गौरव जी, 1 मिनट पहले पूरी बात सुन लीजिए। $168 प्रति बैरल हम क्रूड लेते थे, 62 रुपयों में पेट्रोल देते थे। आज इनको 52 रुपयों में क्रूड मिल रहा है और ये 95 रुपए में पेट्रोल दे रहे हैं। आप सरकार से सवाल कीजिए ना, आप इधर इनकम टैक्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देना, वही का वही आप तो बैलेंस कर रहे हो। नहीं अब्दुल रज़ाक खान, आपसे पूछ के नहीं पूछूंगा ना, आपसे पूछा उनसे, मैंने उनसे पूछा मिडिल क्लास के लिए क्या। आप मुझे बताइए, आपको एक भी चीज अच्छी नहीं लगी? कुछ अच्छा लगा? एक चीज, एक कि हाँ ये ठीक है अमन जी, एक चीज। मैं आ जाऊं। अब्दुल रज़ाक खान, आवाज ही नहीं जाती ऐसे मौके। एक चीज अच्छी लगी, एक चीज। करेक्ट टेबल कॉल कटा। मैं प्लीज अब्दुल रज़ाक खान, एक चीज अच्छी। आप बजट आपने, अगर आपने सुना है तो ऐसा तो नहीं 2 घंटे लंबा, इतना लंबा चौड़ा भाषण, एक चीज भी नहीं अच्छी लगी? सब खराब, सब खराब। एक चीज अब्दुल रज़ाक खान। अनुराग भदौरिया, आपको कोई एक चीज अगर अच्छी लगी हो, आप क्या देखिए अमन जी ये सही है। तीसरी बार जा रहे हैं। मुझे एक भी चीज इस बजट में अच्छी नहीं लगी। अगर जरा सा भी अच्छी लगी होती तो मैं जरूर कहता। इस बजट में चूंकि खास लोगों के लिए बजट बनाया गया है, इसलिए अच्छा कैसे लग सकता है? अच्छा ठीक है, चलिए, कुछ नहीं अच्छा लगा। आपने जो पहले डिफॉल्ट सेटिंग है, पहले जो कर्जा लिया था उसका 70% कर्जा आप खर्च कर चुके हो, उसमें से आपने एक भी पैसा नहीं लौटाया। चलिए ठीक है, 10 लाख करोड़ का लोन आप मैं भूल गया था गौरव, मैं ब्रेक से पहले आपके पास, ब्रेक के बाद आपके पास आना था, मैं भूल गया। देना चाहते हो आप क्या? ठीक है अनुराग, हो गया अनुराग, मैं भूल गया था गौरव, ब्रेक के बाद आपके पास कर्जा लेते हो। बोलिए गौरव। अमन जी, आप बहुत देर बाद मेरे पास आए हैं। पहले तो मैं जो अभी तक चर्चा हुई है उसमें क्रमवार तरीके से उत्तर दे दूं। बजट स्पीच जिन्होंने सुनी होती तो ऐसे प्रश्न ना पूछते। इन्होंने कहा युवाओं के लिए और रोजगार के लिए क्या है। स्किल इंडिया में 3,000 करोड़ रुपए, 7 न्यू टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, 11,000 किलोमीटर का हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, 1,10,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। क्या रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे? किसानों के लिए क्या है? सुलभ ऋण में 16.5 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रावधान करके कर्जा मिल पाए, 15 लाख से बढ़ा के 16.5 लाख करोड़ कर दिया। माइक्रो इरिगेशन का फंड दुगना कर दिया गया है। 5 एग्रीकल्चर हब्स आएंगे देश भर में और ई-नाम की मंडी 1,000 और खुलेंगी जो आपने बताया। लेकिन परेशानी आपको मालूम है अमन जी कहाँ है? जब फेफड़े खराब हो जाए तो वातावरण में कितना ऑक्सीजन है इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इनको बजट की अच्छाइयां इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि इनके फेफड़े भी खराब हो गए हैं। तो आप वातावरण में कितना भी ऑक्सीजन डालिए, इनको नहीं फर्क है। और एक सवाल मेरा है सपा के प्रवक्ता से, इनसे जरा पूछिए, सीधा इनके पास जाइएगा मेरे प्रश्न के बाद, ये जीडीपी क्या होती है और फिजिकल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है, इनसे पूछ लीजिए तुरंत।
मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि किताब पे कॉपी पढ़ के आते, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ लिया जीडीपी, और उसके बाद उसको डिफिसिट निकालने का तरीका खोज लिया। अब आपको मैं जो बात करता हूँ, आप किताबी ज्ञान पूछने आए हो कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो लोन लिया है 10 लाख करोड़ बैंक से लोन लिया है, उसका 70% आप खर्च कर चुके हैं, आपने वापस नहीं किया, और 10 लाख करोड़ लोन आप बैंक से फिर वर्ल्ड बैंक से लेने जा रहे हो, और फिर आप बताइए देश को किससे कर्जों में डूबने जा रहे हो। आप यहाँ पे ज्ञान लेने आए हो, आप उसमें नेट पे पढ़ के आ गए, किसी कोने में पढ़ दिया, पढ़ के आने के बाद आप ज्ञान बताने लगे। अब ऐसा ज्ञान अगर हम पूछने लगेंगे तो आपसे जीडीपी के बारे में पूछ लेंगे तो नहीं बता पाओगे। आप चलिए जीडीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए, फिर एनजीडीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए, आईजीडीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए, कैसे आईजीडीपी निकाली जाती है, इंटरनेशनल आईजीडीपी कैसे निकाली, जरा बता दीजिए कैसे करते बता दो, कमियां बता रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देश के अंदर में पूरा 13 से 14 लाख करोड़ रुपए आपने महाज्ञानी हरी जैकेट वाले हरे कुत्ते वाले बाबा को कितना ज्ञान है, और 13-14 लाख करोड़ आपने राशन बांटने में महाज्ञानी अगर कहीं महामंडलेश्वर बताइए ना, देश की उन्नति में लगा होता तो वहाँ 13-14 लाख करोड़ में बताइए ना जीडीपी का मतलब क्या है, देश आज आगे जा रहा होता। होता क्या ये तो बता दो, 4 बार इस्तेमाल किया जीडीपी को, कितना लाख रुपए कमाया गया है, नहीं डीजल पेट्रोल से कितने लाख रुपए सरकार ने कमाए हैं। देखिए जनरेटर चालू हो गया, राशन बांटने में जनरेटर में किसानों का चोरी किया हुआ डीजल दोनों जरूरी था। ये आप दोनों का मिलन हुआ बहुत समय बाद, मेरे ख्याल से मुझे याद है वो इकोनॉमी खराब बहुत समय बाद मिलन हुआ आप दोनों का। पूरी हो गई, धन्यवाद अमन जी, धन्यवाद, मेरी बात पूरी हो गई, यही मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए गौरव और अनुराग भदौरिया जितने भी लोग देख रहे हैं, जनरेटर चल गया, बहुत समय बाद मिलन हुआ है, तो ये प्रेम है दोनों का, इस वजह से दिखता है टीवी नहीं बजट होता ये आप दोनों का प्यार है। गौरव अनुराग, कैसे निकाला है गौरव और अनुराग, ये आप दोनों का प्रेम है जो स्क्रीन पर दिखता है। आप बीच में गायब हो गए थे, दोनों साथ में बैठ नहीं रहे थे, अब दोनों साथ आए हैं तो आप भी जो है एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ। जानना चाहते अनुराग गुस्सा नहीं, चलिए अनुराग गुस्सा नहीं करेंगे, आराम से। नहीं पता, जीडीपी नहीं पता, ज्ञान मान लेते आधे घंटे से। थोड़ा अनुराग दिखाइए, अनुराग प्रेम से, आराम से। चलिए बस फिस्कल डेफिसिट पूछ रहे थे, सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ 13-14 लाख रुपए आपने कमाए डीजल पेट्रोल में खर्च कर दिए, आपने चुनाव जीतने में खर्च कर दिए, जनता को लुभाने में खर्च कर दिए। आकाश जिंदल चलिए जहाँ स्टूडियो में आ जाइए, स्टूडियो में आ जाइए, स्टूडियो में आ जाइए आकाश जिंदल। देखिए आज चलो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ आजादी के बाद इस साल में आने वाली है। तो इस साल के लिए, तो इस बात के लिए तो सरकार को बधाई देंगे कि सरकार जो एक बहुत बड़ा पेंडेमिक था उसको फाइट करने के बाद भी रिकवरी मोड में है। 11% की जीडीपी ग्रोथ इस बार हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसे बधाई दें। वो आने पे देंगे ना, अभी कैसे दे देंगे नहीं, उसके सिग्नल आने लगे। अच्छा सवाल है आपका, बधाई आने 1,20,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है, वो रिकॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं जो है जीएसटी कलेक्शन के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। वी शेप्ड रिकवरी आना शुरू हो गई है। वो तो किसी पार्टी की रिकवरी नहीं है, वो तो देश की रिकवरी है। देश के अंदर बहुत बढ़िया एफडीआई है, कार सेल्स रिकॉर्ड बना रही है, कहीं ना कहीं कंट्री ग्रो कर रहा है। सेंसेक्स 50,000 टच कर गया है। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं रखता, बट वी शेप्ड रिकवरी क्लियरली आ चुकी है और उसका देश को पूरे को फायदा होगा, चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देश के वी शेप्ड रिकवरी आ रही है। कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट्स थोड़े ब्राइट है, प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है। आकाश जिंदल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस बजट से करप्शन को कम करने की भी कोशिश की गई है। इसमें कुछ चीज़ों का प्रावधान किया गया है कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, जहां से सारा लफड़ा होता था, डिले होता था। प्रोविज़न डाला गया है कि जो फेक इनवॉइस अगर कोई डालेगा तो उसको उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, जिससे करप्शन कम होगा। और एक चीज़ और, बोर्ड का गठन किया गया है जो एडवांस में रूलिंग बनाएगा, फ्यूचर के बजट की रूलिंग इस बार बनेगी। इसके अलावा आप बार बार पूछ रहे हैं मिडिल क्लास के लिए क्या किया गया, उनके लिए एक्सटेंशन ऑफ लोन किया गया है, टाइम बढ़ाया गया है और अमाउंट ऑफ लोन बढ़ाया गया है। एक मिनट आप कंटिन्यू रखिए। अनुराग, ये इस बार का बजट है। अब्दुल रजा खान और अनुराग भदौरिया ये इस बार का बजट बता रहे हैं कि वो नहीं सुन पाए तो अभी सुन। और मिडिल क्लास के लिए जो स्टार्टअप के लिए जो लोन लाया गया है वो बढ़ाया गया है। रिलैक्सेशन जो सीनियर सिटीजन 75, मतलब बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आइडियल कुछ हो सकता है, मगर ऐसा नहीं कि एक भी चीज नहीं अच्छी लगी।
अरे सबसे बड़ी चीज यह है कि जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है वो ये कह रही है कि हमारा जो ग्रोथ रेट 11% होने वाला, जो अभी तक हमारे आजाद भारत का सबसे बड़ा ग्रोथ रेट है। फिजिकल डेफिसिट अगर 9% है भी तो ग्रोथ रेट का इतनी बड़ी उम्मीद है। मुझे लगता है कि इस क्राइसिस के समय में एक अच्छा सिंपैथेटिक बजट है, और विपक्ष के लिए तो कभी कुछ भी कर दिया जाए उनके लिए हमेशा विपक्ष ही रहेगा, और बजट कभी ठीक नहीं है। इकोनॉमी बनने वाले 10 सेकंड लूंगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम दोबारा बनने वाले हैं 2 साल के अंदर। ये चीज का तो देश में हर एक को फायदा होगा। देखिए 1.5 साल पहले हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, वी आर ऑन द वे बैक टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी सबसे ज्यादा ग्रोथ पे हम पहुंचने वाले हैं। वो पोटेंशियल कंट्री दोबारा रियलाइज कर रहा है, तो उसके लिए एक बार अगर डेफिसिट हो गया तो क्या दिक्कत है? जब तकलीफ थी तो बीमारी थी तो खर्चा हो गया, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो मेरे हिसाब से देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, यहाँ दूसरे तरफ से देश की बड़ी बड़ी एक इंडस्ट्रीज को उठाकर बेचा जा रहा है। ऐसे आत्मनिर्भर होता है भारत। अच्छा, आप सब कुछ सरकारी इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी प्राइवेट नहीं यूज करते हैं? एक तरफा तो ये मुझे अच्छा अभी पता लगा खान साहब, आप सब कुछ सरकारी इस्तेमाल करते हैं। इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं, कुछ भी प्राइवेट नहीं यूज करते हैं आप? सर प्राइवेटाइजेशन दुनिया का दस्तूर है। प्राइवेटाइजेशन कर देना देश के लिए अच्छा है मंजी। प्राइवेटाइजेशन अगर हो रहा है, जो चीजें नुकसान पहुंचा रही है, रेलवे को उठा करके बेच दिया, देश अपने तो अपने देश के लोग ही तो, अगर आईपीओ आएगा, हर चीज एक एक करके बेच देना। अगर आईपीओ आ रहा है, जो चीज देश की भी तो एक इनकम होती है। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, कितना उधार है खान साहब, आपने एक नई कंपनी खोली। खान साहब आपने एक नई कंपनी खोली, फर्ज करिए आपने एक नई कंपनी खोली, बीजेपी के टट्टुओं को बुलाकर बिठा लेते हैं। सुनिए ना, ऐसे नहीं, खान साहब आपको, हम लोग अगर कोई सही बात को सही कह रहे हैं, हमें गलत नाम से प्लीज मत पुकारिए। देखिए प्लीज ये मत कीजिए, हम लॉजिक दे रहे हैं। तो दुनिया का दस्तूर है, यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया कि क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत प्लीज आप बिल्कुल सही शब्द नहीं है। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो मैं देश का नागरिक हूं, तो आकाश की तारीफ कर सके। क्या सिर्फ देश के नागरिकों की यह ड्यूटी है कि सरकार की बुराई करे? मैं 4 रुपये पेट्रोल पर एक्स्ट्रा देने के लिए तो विड्रॉ कीजिए। देखिए ये शब्द गलत है। 4 रुपये पेट्रोल पर एक्स्ट्रा देने के लिए चाहते नहीं, रुक जाइए ना सर, आप बताइए ना, कोई अच्छा काम कर रही है, हम सरकार की तारीफ बताइए ना, कितना फायदा होगा बुराई करके देश के दाम बढ़ा देने में। ऑडियो बंद, तो सीधा चोट लगती है। ऑडियो बंद, डीजल पर 4 रुपये बढ़ा देने की तारीख में वहाँ प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है ये बताइए सर, एक मिनट रुक जाइए। जिंदल साहब रुक जाइए, आकाश जिंदल आपका ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा है, रुक जाइए जिंदल साहब, रुक जाइए। देखिए ऐसा नहीं हुआ कि जब प्राइवेट एयरलाइंस आ गई तो उससे जो किराया कम ही हुआ ना। ऐसा तो नहीं कि एयर इंडिया और सरकारी एयरलाइन जो अगर घाटे में जा रही है, लेकिन उसको क्योंकि वो सरकारी हैं तो आप उनको खींचते रहिए। घर में भी कुछ चीजें जब खराब हो जाती हैं, जब नुकसान देती हैं, उसको बदलते हैं ना आप। आपने कोई कंपनी खोली, अगर घाटे में जा रही है कंपनी, उसको खींचते रहेंगे। आप सरकार की कंपनियों को डुबाओगे, उद्योगपति का साथ देंगे, तो आप गरीब की सरकार कैसे हुए? तो आपसे सरकारी कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी प्रोडक्ट, सरकारी बसें, गरीबों की बात, सरकारी एयरलाइंस, कितने हजार प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी प्राइवेटाइजेशन आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, क्या प्राइवेट सेक्टर वहां सब कुछ चला रहा है कि नहीं चला रहा अमेरिका? जवाब तो दे दीजिए, मुझे जवाब तो दे दीजिए। हमको तो आपने बहुत कुछ बोल दिया। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, आप प्राइवेट सेक्टर सब कुछ चला रहे हैं, जवाब तो दे दीजिए। कल कोई दिक्कत करता हूं आपके सामने, कृपया जवाब देंगे इसका? नहीं देंगे। गौरव मेरे को वाइंड अप करना है। गौरव भाटिया, मैं आपके पास जवाब तो दे देंगे। अरे क्या सवाल करके बैठ रहे हैं आप? हमारा सवाल कोरोना क्राइसिस को 4 रुपये खान साहब सुन लीजिए मेरी बात। चले गौरव भाटिया, आपका ऑडियो ऑन एयर। मैं 4 रुपये पेट्रोल, मैं अपनी बातें देखिए, एक कैसे भ्रम फैलाया जा रहा है डिबेट में, क्रमवार तरीके से बताता हूँ। पहले तो ये आपत्तिजनक है कि कहें सरकार के टट्टू, तो हम भी आपको क्या कहें, पप्पू के टट्टू हैं आप, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। इन्होंने डिफेंस बजट की बात करी, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूँ, सुनिए, कान खोलिए और जवाब सुनिए। पहली बात, डिफेंस के बजट की बात हुई, 4,78,000 करोड़।
8,78,000 करोड़ का डिफेंस का बजट और हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले 15 साल में है, जो एक्सपेंडिचर 1,35,000 करोड़ का किया जाएगा, 19% बढ़ा है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत से आपको इतनी नफरत क्यों है? 2 वैक्सीन भारत में बने, आप तो विरोध कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है, इसकी घोषणा के आप 1 साल और 1 महीने में 217 पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में 1,10,000 करोड़ लगाया गया। ये है गौरव भाटिया जी, जब चुनावी प्रचार चलता है तो मोदी जी कहते हैं गलत बात है, मुझे आपसे इतना कहूंगा, गलत। मर्यादा बनाए रखिए, नहीं दूंगा, मर्यादा बनाए रखिए, मर्यादा बनाए रखिए, मर्यादा बनाए रखिए। गलत बात, मुझे पता है आपको बोलना अच्छा लगता है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। मुझे इस मिट्टी की, मिस्टर अब्दुल रज़ाक, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, ज्यादा बोलेंगे नुकसान करेंगे पप्पू का। बजट अपनी अपनी बारी में बोलते। तीसरी बात, आपने कहा डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, तो मैं एक बात और कह दूं, अगर कोई सरकारी कंपनी है और वो हमारे भारतीयों के पास एक अवसर आएगा कि वो उसके शेयर ले सके, तो ये बेचना नहीं होता। बेचना वो होता है जो माँ और बेटे ने नेशनल हेराल्ड में किया है, या डिफेंस बजट से वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे थे। ये फर्क है। ये वो सरकार है जो प्रतिबद्ध है कि देश आगे बढ़े, और इसी का आपको जलन हो रहा है। और आप जलते रहिए, विश्व के महासागर का पानी कम पड़ जाएगा, आप जलते रहिए। यही चीखम चिल्ली इसलिए नहीं करना चाह रहा था मैं, अपनी अपनी टर्न पर बोला जाता है, स्काइप के जरिए होते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, स्मृति ईरानी ने बजट को लेकर क्या कहा है वो आप सुन लीजिए एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से। मैडम, डिजिटल बजट, पेपरलेस बजट, लेकिन 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क, मित्रा योजना, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, आपके मंत्रालय के लिए बहुत कुछ इस डिजिटल बजट में। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी की और वित्त मंत्री जी की, जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना बड़ा एक तोहफा दिया, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क। प्रधानमंत्री जी ने आज प्रोत्साहित करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये सौगात दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश में एग्रीकल्चर के बाद द्वितीय श्रेणी में सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। और उसी संदर्भ में राष्ट्र भर में जो कोविड के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने आगे बढ़कर पीपी सूट्स का निर्माण करके विश्व में एक अपने लिए एक अलग स्थान स्थापित किया, उसी क्षमता को अर्पित होंगे ये 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क। एक तरफ हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही आज का बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है, और आत्मनिर्भरता के उसी पथ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपना योगदान इस स्कीम के माध्यम से दे पाएगा। मैडम, आपके पास एक और मंत्रालय, महिला बाल कल्याण विकास मंत्रालय, 50% आबादी को आप देखती है। 1 करोड़ उज्ज्वला योजना की संख्या और बढ़ाई गई है। ऐसी कौन कौन सी आपको लगता है कि महिलाओं के स्वाभिमान, स्वरोजगार, स्वावलंबन की तरफ ये बजट लेकर जाएगा? मुझे लगता है जब आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की, तो उसमें निश्चित रूप से महिला की बराबर की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने का उन्होंने काम किया। 8 करोड़ महिलाएं उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहले ही सौगात प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार से पा चुकी है। आज वित्त मंत्री की 1 करोड़ और बहनों को लाभ देने की योजना स्वागत योग्य है।